नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। हाल ही में 15 अगस्त के अवसर पर देश भर में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया। इससे जुड़े तमाम कार्यक्रम देश भर के अलग अलग हिस्सों में आयोजित हुए, लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे विशेष कार्यक्रम था उसे देश की राजधानी यानी कि दिल्ली में लाल किले में आयोजित किया गया। और इस कार्यक्रम के दौरान देश के प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित भी किया। तो आज इस वीडियो में हम मुख्य तौर पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे भाषण के दौरान किन किन बिंदुओं का जिक्र किया था, यानी कि उनकी स्पीच की हाइलाइट्स क्या थे। अंत में हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर भारत में इस पूरे स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को लाल किले में ही क्यों आयोजित किया जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम प्रधानमंत्री मोदी की स्पीच के जो हाइलाइट्स हैं, जो प्रमुख बिंदु हैं, उन पर बात करेंगे। और इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लाल किले से ही इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन क्यों किया जाता है, लाल किले से ही हमारे प्रधानमंत्री देश को संबोधित क्यों करते हैं, इसका इतिहास क्या रहा है, उस इतिहास पर बात करेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 और 2 से जुड़ा हुआ है। आप इसे आधुनिक भारतीय इतिहास और सरकारी नीतियां एवं हस्तक्षेप जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले प्रधानमंत्री के भाषण की प्रमुख बातों को जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत मुख्य तौर पर मणिपुर के मुद्दे से की, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिछले कई महीनों से मणिपुर में लगातार उग्रवादी हिंसा देखने को मिल रही है। दो समूह हैं, दो ग्रुप हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक हजारों इनोसेंट लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस पर क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने? तो प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सरकारें जो हैं वो अपने अपने स्तर पर शांति बनाए रखने, शांति कायम करने की कोशिश कर रही हैं। यानी कि दोनों ही सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो मणिपुर है, पूरा देश मणिपुर के साथ खड़ा हुआ है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो शांति है, जो पीस है, वही विवाद को सुलझाने का एकमात्र तरीका हो सकता है। यानी स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की जो शुरुआत की वो मणिपुर के मुद्दे से की, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा सिंबल हो जाता है। इसके बाद मणिपुर के मुद्दे की बात करने के बाद प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का जिक्र किया और उस संग्राम में जिन तमाम लोगों ने अपना बलिदान दिया था, अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था, उन लोगों का भी जिक्र किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी का जिक्र किया, सुभाष चंद्र बोस का जिक्र किया और इस तरह की जो तमाम बड़ी हस्तियां थीं, उन तमाम लोगों का नाम लेकर ये बताया कि किस तरह से उन लोगों ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए कितने ज्यादा संघर्ष किए थे, कितना ज्यादा बलिदान दिया था। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसांख्यिकी, लोकतंत्र और विविधता यानी कि डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की बात करते हैं, ट्रिपल डी की बात करते हैं। सबसे पहले जनसांख्यिकी की बात करें तो हमारे देश में जाहिर तौर पर युवाओं की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में है। तो हमारी जो डेमोग्राफी है वो वर्तमान समय में हमारे फेवर में मौजूद है और प्रधानमंत्री का कहना है कि हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री लोकतंत्र की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो जाहिर तौर पर हमारी जो डेमोक्रेसी है वो दुनिया की सबसे चुनिंदा और बेहतरीन डेमोक्रेसी इसमें से एक है, सबसे बड़े लोकतंत्र में से एक है भारत का लोकतंत्र। ये भी भारत के लिहाज से बड़ी बात हो जाती है। और अंततः प्रधानमंत्री डाइवर्सिटी की बात करते हैं, विविधता की बात करते हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। भारत दुनिया के सबसे बड़े डाइवर्स देशों में से एक माना जाता है, जो कि जाहिर तौर पर भारत की अपनी एक विशेष पहचान स्थापित करता है। भारत इसी पहचान के दम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई छवि कायम कर सकता है। और प्रधानमंत्री अपने इस मंत्र के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि जब तक हम इन ट्रिपल डीज को नहीं अपनाएंगे, तब तक हम भारत को विकास के मार्ग तक नहीं ले जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है, अपने बयान में कहा है कि भारत इन्हीं 3 चीजों के माध्यम से, इन्हीं 3 मंत्रों के माध्यम से भारत इनको प्राप्त करके एक भाग्यवान देश है, एक बहुत लकी देश है। और भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने में ये जो 3 डीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो ये तो 3 डीज की बात हुई। इसके अलावा प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं कि हमारे देश के जो युवा हैं
वो हमारे देश की विरासत और हमारे देश का जो संकल्प है उसे कायम करने में बहुत ज़रूरी भूमिका निभा सकते हैं। यानी कि हमारे देश के जो युवा हैं वो हमारी हेरिटेज को सुरक्षित रखेंगे और उसको आगे लेकर जाएंगे, हमारे देश के विकास में एक ज़रूरी भूमिका अदा कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र की भी बात करते हैं। यानी कि हमें सबसे पहले रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमारे देश में जो तमाम चीज़ें अभी बेहतर नहीं हैं, वहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है और उसके माध्यम से परफॉर्म करेंगे और फिर अंततः हम अपने पूरे सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। तो ये मंत्र भी प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में लाल किले से देश को दिया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात की, महिलाओं के नेतृत्व में होने वाले विकास की बात की, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत या फिर दुनिया की भी बात करें तो 50% जो आबादी है वो महिलाओं की है। तो ऐसे में इस 50% आबादी को हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। हम विकास के जो पूरा रास्ता हमें तय करना है वो हम इस 50% आबादी के माध्यम से ही कर सकते हैं। इस आबादी को पीछे छोड़ने का मतलब है कि हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने दे रहे हैं। तो हमें महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव न करते हुए दोनों को एक साथ आगे लेके जाने की जरूरत है, ताकि विकास का, डेवलपमेंट का और समृद्धि का जो बहुत बड़ा रास्ता है उस रास्ते को आसानी से तय किया जा सके। इसके बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा? तो प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा कि सरकार यानी कि सरकार ने अपने तमाम एजेंडाज में जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महिलाओं के नेतृत्व वाला जो विकास है वो एक सिग्निफिकेंट भूमिका अदा कर सकता है। यानी कि वो जो विकास है, जो वुमेन लेड डेवलपमेंट है, वो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी साबित हो सकता है। और कई क्षेत्रों में महिलाओं की जो भूमिका है उसमें लगातार हमारे देश में बढ़ोतरी भी हो रही है। जैसे हमारे देश में जो महिला पायलट्स हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, हमारे देश में जो महिला वैज्ञानिक हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। इसके अलावा तमाम अन्य क्षेत्रों में, स्टार्टअप के सेक्टर में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है, महिलाओं की जो भूमिका है, उसमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा बीते दिनों हम जानते हैं कि G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था और इस शिखर सम्मेलन के दौरान भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर बहुत ज़्यादा विचार विमर्श किया था। तो ये तो महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की बात हुई, विमेन लेड डेवलपमेंट की बात हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच में कोविड-19, पोस्ट कोविड-19 पेंडेमिक की बात करते हैं। उसके बाद की दुनिया किस तरह से बदल रही है उसको बताने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा, अपनी स्पीच में कहा कि वर्तमान समय की जो स्थिति है वो उसी तरह की है जैसा कि हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देखने को मिला था। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के भी बहुत भयानक और विनाशकारी परिणाम सामने आए थे और तमाम लोगों पर उसके आफ्टर इफेक्ट भी देखने को मिले थे। यानी कि विश्व युद्ध खत्म हो जाने के बाद भी कई सालों तक लोग उस युद्ध के प्रभावों को झेल रहे थे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्तमान स्थिति भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की स्थिति जैसी ही है और हमारा जो विश्व है, जो वैश्विक ऑर्डर है, जो ग्लोबल ऑर्डर है, वो लगातार एक नया आकार ले रहा है, एक नया आयाम ले रहा है। और इस नए आयाम में भारत एक ज़रूरी और एक इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में कहा कि इस पूरे नई व्यवस्था में, इस पूरे नए ऑर्डर में भारत जो है वो ग्लोबल साउथ यानी कि जिसे हम थर्ड वर्ल्ड भी कहते हैं, एक तीसरा जो विश्व है उसको, उसकी आवाज़ बनकर उभर रहा है। थर्ड वर्ल्ड यानी कि ग्लोबल साउथ की एक आवाज़ बनकर उभर रहा है। और भारत का विकास का मतलब है, यानी कि अगर हम भारत के विकास पर जोर देते हैं तो इसका मतलब होगा कि हम विश्व के विकास पर जोर दे रहे हैं, हम दुनिया के विकास पर जोर दे रहे हैं। यानी जाहिर तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री बात करते हैं कि भारत जो है वो दुनिया के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और भारत के विकास के बिना हम दुनिया के विकास को नहीं सोच सकते हैं। तो ये भी बात हुई। इसके अलावा प्रधानमंत्री अपने बयान में युवा शक्ति का भी जिक्र करते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारे देश के पास जो युवा शक्ति मौजूद है वो उन युवाओं के पास महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी यानी कि बहुत ड्रास्टिक चेंज लाने की क्षमता मौजूद है और ऐसे में इन युवाओं के लिए हमें और बेहतर करने की ज़रूरत है। और इसी लिहाज से उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि सरकार द्वारा स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है ताकि युवाओं को रोजगार लेने की बजाय रोजगार देने वाला बनाया जा सके। जो हमारे देश के युवा हैं उनके बीच जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें भी कमी लाई जा सके। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे देश में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उस पर और ज़्यादा
जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री अपने बयान में कहते हैं कि अब भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्व मित्र के तौर पर देखा जा रहा है, एक विश्व मित्र के तौर पर पहचान मिल रही है। कैसे मिल रही है? तो प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करते हैं कि जब कोविड-19 महामारी आई थी, तो इस महामारी के दौरान भारत ने दुनिया के कई देशों की मदद की थी, कई देशों को हमने इक्विपमेंट्स दिए थे, कई देशों को हमने वैक्सीन दी थी। तो इसकी वजह से अब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो पहचान है, वो एक सहायक के तौर पर, एक मित्र के तौर पर, एक देश के तौर पर स्थापित हो रही है। और ज़ाहिर तौर पर लंबे समय में, लॉन्ग टर्म में ये जो पहचान है, ये भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है, भारत के लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती है। इसके अलावा भारत प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि अब भारत में एक विश्व एक स्वास्थ्य यानी कि वन वर्ल्ड वन हेल्थ की अवधारणा को अपनाया जा रहा है। और इसी अवधारणा के तहत भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग और आयुष जैसी जो धारणाएं हैं, जो कि प्राचीन भारत से हमारे देश में आती हैं, प्राचीन समय से हमारे देश में चली आ रही हैं, उन धारणाओं को अब भारत सरकार, भारत के तमाम लोग, भारत के तमाम प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। योग को लगातार बढ़ावा देने की बात की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हो रहा है। इसके अलावा जो आयुष पद्धति है, यानी कि हमारा जो आयुर्वेदिक सिस्टम है मेडिसिन का, उस सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने की कोशिश हो रही है। आयुष मंत्रालय का गठन किया गया है। तो ये तमाम प्रयास हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, ताकि भारत में या फिर दुनिया में एक विश्व एक स्वास्थ्य की धारणा को बढ़ोतरी मिल सके। और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत की ओर से जलवायु परिवर्तन को लेकर व्यापक स्तर पर विचार विमर्श हो रहा है, और भारत ने जलवायु परिवर्तन को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जो तमाम प्रतिबद्धताएं जाहिर की हैं, जो तमाम कमिटमेंट्स दी हैं, उन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने का भी प्रयास किया जा रहा है। और भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन कुछ चुनिंदा देशों में से एक है जिन्होंने इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की कोशिश की है और इन्हें पूरा करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो जाहिर तौर पर ये तमाम बातें थी जो कि प्रधानमंत्री मोदी के बयान में हमें देखने को मिली थी, जो कि प्रमुख बातें थी, हाईलाइटेड चीज थी। हमने इन तमाम बयानों में, इन तमाम पॉइंट्स में पॉलिटिकल बातों का जिक्र नहीं किया है, क्योंकि वो अपने आप में एक अलग विषय हो जाता है। हमारा मकसद ये है कि उनके बयान में हमारे लिहाज से, यूपीएससी के लिहाज से, सिविल सर्विसेज के लिहाज से जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें निकाला जाए, उन्हें समझा जाए। और अगर हमारे आंसर में हमारा कोई ऐसा सवाल आता है मेंस में, तो उस सवाल में इस तरह के जो पॉइंट्स हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये तो बात हुई इनकी स्पीच के हाईलाइटेड बिंदुओं की। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर दिल्ली के लाल किले में ही इस कार्यक्रम का आयोजन क्यों होता है। आखिर दिल्ली के लाल किले से ही प्रधानमंत्री देश को संबोधित क्यों करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो हम जानते हैं कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, और इस परंपरा की जो शुरुआत है वो शुरुआत भी 1947 में ही हुई थी। हालांकि यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि वैसे तो ये जो संबोधन होता है प्रधानमंत्री का, वो हर साल सामान्य तौर पर 15 अगस्त को होता है, लेकिन पहली बार 1947 में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश को 16 अगस्त को संबोधित किया था, यानी कि हमारी आज़ादी के एक दिन बाद संबोधित किया था। इसके अलावा पंडित नेहरू ने इसी जगह से, इसी लाल किले की प्राचीर से देश को अपना पहला यादगार भाषण दिया था, जिस भाषण में उन्होंने अपने आप को देश का प्रथम सेवक बताया था। और इसी पूरी परंपरा के बाद से, इसी पूरी स्पीच के बाद से लाल किला जो है वो हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम का एक ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गया है। अब इसके इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत होती है साल 1857 की क्रांति से। तो साल 1857 में जब क्रांति हुई, तो उस क्रांति के आसपास या फिर उस क्रांति से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दिल्ली कोई विशेष स्थान नहीं हुआ करता था, कोई इंपॉर्टेंट प्लेस नहीं था। और बहुत कम यूरोपियन जो लोग थे, बहुत कम जो कंपनी के लोग थे, जो अधिकारी थे, उन्हें दिल्ली में नियुक्त किया गया था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद एक नया बदलाव देखने को मिलता है। 1857 की क्रांति में दिल्ली को एक केंद्र के तौर पर, एक सिंबल के तौर पर स्थापित किया जाता है, और इसके बाद से चीजें बदलने लगती हैं। इसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा क्रांति को समाप्त कर दिया जाता है, तो दिल्ली, तो ऐसा प्लान बनाया गया था, ऐसी योजना बनाई गई थी कि इस पूरी जो हमारा मुगल शासन रहा है,
उस मुगल शासन की तमाम ज़रूरी चीज़ों को, तमाम यादों को समाप्त करने के लिए दिल्ली की इमारतों को गिरा दिया जाए, ताकि लोगों के मन से मुगल शासन पूरी तरह से बाहर हो जाए और जो नई क्रांति, एक दूसरी क्रांति की जो संभावना है, उस संभावना को कम किया जा सके, उस संभावना को समाप्त किया जा सके। और इस तरह इस प्लान को आगे बढ़ाते हुए कई बिल्डिंग्स को गिरा भी दिया गया, लेकिन अंततः ये तय किया गया कि लाल किले को नहीं गिराया जाएगा। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी और जो कई ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने लाल किले की जो ज़रूरी चीज़ें थीं, जो कि लाल किले को एक लाल किला बनाती थी, इतना उसकी महिमा को बढ़ाती थी, उन तमाम चीज़ों को वहाँ से निकाल लिया। जो इम्पोर्टेंट आर्टिफैक्ट्स थे, जो ज़रूरी मूर्तियाँ थीं, इसके अलावा जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ें थीं, उन्हें लाल किले से निकाल दिया गया और वहाँ पर केवल एक इमारत बचती है। तो लाल किले को समाप्त करने की कोशिश की गई थी, दिल्ली को समाप्त करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद भी 1857 की क्रांति के बाद जो लाल किला था, वो आम जनता के बीच दिल्ली की सत्ता का एक केंद्र बन जाता है। यानी कि दिल्ली में जो सत्ता मौजूद है, उसका केंद्र जो है वो लाल किला बन जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा साल 1911 में राजधानी ट्रांसफर की जाती है, राजधानी जो है हस्तांतरित होती है। पहले कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी और अब 1911 में दिल्ली को देश की राजधानी बना दिया जाता है और दिल्ली का एक नए सिरे से निर्माण शुरू होता है। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद तो दिल्ली की कई इमारतों को गिरा दिया गया था, तो ऐसे में अब दिल्ली को एक नए सिरे से बनाया जाता है और इसको बनाने के बाद इसको नया नाम भी मिलता है, जिसका आज हम लुटियंस दिल्ली के नाम से भी जानते हैं। और ये जो काम है ये 1930 में पूरा हो जाता है। तो 1930 तक जो था वो दिल्ली अपने मौजूदा स्वरूप में लगभग आ चुकी थी। इसके बाद हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखने को मिलता है। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो जापान की सहायता कर रही थी। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था और अंततः जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान हार जाता है, तो ब्रिटिश सेना द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलता है। और सबसे विशेष बात ये थी कि इसको सिंबलाइज करने के लिए ये जो मुकदमा था, ये सार्वजनिक तौर पर दिल्ली के लाल किले में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ से भी एक बार फिर से जो दिल्ली का लाल किला है वो लोगों के दिमाग में एक इम्पॉर्टेंट इमारत के तौर पर उभरता है। और इसी के प्रतीक के तौर पर हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसको सिंबलाइज करने के लिए, इस ट्रायल को सिंबलाइज करने के लिए अपनी जो पहली स्पीच दी थी वो दिल्ली के लाल किले से दी थी। और उसी के बाद से ये जो पूरी परंपरा है 15 अगस्त को स्पीच देने की, वो परंपरा लगातार चली आ रही है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर हमने तमाम बिंदुओं की बात की, इसके पूरे इतिहास को समझने की कोशिश की। अब अंत में एक सवाल पर भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में राजधानी यानी कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली कब ट्रांसफर किया गया था। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1911 या ऑप्शन डी 1947। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगी। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो आप जानते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।